5 साल बाद आईपीएस बेटा माँ के पास पहुंचा तो बूढ़ी माँ टूटी फूटी झोंपड़ी में रह रही थी। फिर जो हुआ पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के श्यामपुर गांव की कच्ची सड़क पर। जब आईपीएस अधिकारी संजय सिंह की गाड़ी आकर रुकी तब सुबह के 7 बज चुके थे। धूप तेज नहीं थी, लेकिन मन में जो भारीपन था वह किसी भी गर्मी से ज़्यादा चुभ रहा था। संजय 5 साल के बाद अपने गांव लौटा था, बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर के, क्योंकि वह अफसर बनकर नहीं, एक बेटा बनकर आया था। गाड़ी से उतरते ही उसने चारों तरफ देखा। वही सड़क, वही मिट्टी, वही पुराने मकान, लेकिन सब कुछ छोटा और थका हुआ सा लग रहा था, जैसे गांव भी इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया हो। कुछ लोग उसे देख रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए, और संजय ने भी किसी से बात नहीं की। वह सीधे उसी रास्ते पर चल पड़ा जो उसे अपनी माँ शारदा देवी की झोपड़ी तक ले जाता था। झोपड़ी अब भी गांव के आखिरी छोर पर ही थी, लेकिन हालात पहले जैसी नहीं रही थी। दीवारों में दरारें थी, छत नीचे की ओर झुक गई थी, और आंगन में उगी झाड़ियाँ यह बता रही थी कि यहाँ अब देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। संजय कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, माँ। आवाज में हिम्मत कम और डर ज़्यादा था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज़ दी, इस बार थोड़ा तेज। तब अंदर से हलचल हुई, और कुछ देर के बाद उसकी माँ दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। शरीर बहुत दुबला हो चुका था, आंखें कमज़ोर लग रही थी, और चेहरे की झुर्रियाँ साफ बता रही थी कि समय ने उन पर भारी बोझ डाला है। माँ ने संजय को देखा, लेकिन पहचानने में समय लगा। जैसे चेहरा जाना पहचाना हो, पर यकीन करने का साहस ना बचा हो। संजय, माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे नाम बोलते हुए डर लग रहा हो कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। संजय ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बस इतना कहा, हाँ माँ, मैं ही हूँ। उस एक पल में 5 साल की दूरी बिना किसी शब्द के सामने आ गई। ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, सिर्फ आंखों में रुका हुआ दर्द था। माँ ने संजय को अंदर बैठने को कहा। झोंपड़ी के भीतर ज़्यादा कुछ नहीं था। एक पुरानी चारपाई, एक टूटा बक्सा, और कोने में रखा पानी का घड़ा। संजय ने चारों तरफ देखा, और उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ जिंदगी कितनी सिमट गई थी। माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा, ना यह कि वह क्यों नहीं आया, ना यह कि उसने फ़ोन क्यों नहीं किया। बस इतना कहा, थक गया होगा बेटा, बैठ जा। संजय की नज़र माँ के हाथों पर पड़ी, जो हल्के से कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता, उसकी वर्दी और उसका रुतबा इस पल किसी काम के नहीं थे। वह जिस सच्चाई से भाग रहा था, वह उसी झोंपड़ी में उसके सामने खड़ी थी। बिना आरोप लगाए, बिना शोर किए, झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर संजय ने गहरी सांस ली, और वहीं उसी मिट्टी में खड़े होकर उसका मन 7 साल पीछे चला गया। उस वक्त में जब यही झोंपड़ी उम्मीद से भरी हुआ करती थी, जहां संजय ने शुरू से ही अपनी माँ शारदा देवी को संघर्ष करते देखा था। तब वह आईपीएस अधिकारी नहीं था, बस एक साधारण लड़का था, जिसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन साधन बेहद सीमित थे। और उन सपनों को जिंदा रखने वाली एक ही ताकत थी, उसकी माँ। झोंपड़ी तब भी बड़ी नहीं थी, तब भी सुविधाओं से भरी नहीं थी, लेकिन उसमें उम्मीद थी। हर सुबह शारदा देवी सबसे पहले उठती थी, चूल्हा जलाती थी, और संजय के उठने से पहले उसके कपड़े ठीक कर देती थी। कभी उसे आवाज़ देकर उठाती थी, कभी उसके सिर पर हाथ फेर कर। खुद की थकान उन्होंने कभी जाहिर नहीं की, चाहे रात कितनी भी भारी क्यों न रही हो। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि पढ़ाई आसान हो। कई बार किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, कई बार फीस के लिए उधार लेना पड़ता था, लेकिन शारदा देवी ने कभी संजय को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह बोझ है। वह खेतों में काम करती थी, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, कभी सिलाई कर लेती थी, और जो भी थोड़ा बहुत मिलता था उसे संभाल कर संजय की पढ़ाई में लगा देती थी। अपने हिस्से की ज़रूरतें वह हमें से पीछा रखती थी। गांव में लोग अक्सर कहते थे,
इतना पढ़ाने से क्या होगा, आखिर लड़के को भी तो काम करना है। लेकिन शारदा देवी हर बार बस इतना कहती थी कि एक बार पढ़ लेने दो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। वो भगवान से ज़्यादा अपने बेटे की मेहनत पर भरोसा करती थी, और वही भरोसा उन्हें हर दिन उठकर फिर से संघर्ष करने की ताकत देता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बनी, और वह रोटी संजय की थाली में रख दी गई। शारदा देवी ने पानी पीकर खुद को समझा लिया कि उन्हें भूख नहीं है। संजय उस उम्र में यह नहीं समझ पाता था कि माँ अपनी भूख को भी बेटे की पढ़ाई के सामने छोटा मान लेती है। उसे बस इतना पता था कि उसे आगे बढ़ना है और एक दिन इस झोंपड़ी को पीछे छोड़ना है। पढ़ाई में संजय तेज था, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। गांव से शहर जाने का फैसला कठिन था। पैसे नहीं थे, जान पहचान नहीं थी। फिर भी शारदा देवी ने बिना डरे यह फैसला लिया। अपने छोटे छोटे गहने गिरवी रख दिए, किसी से मदद नहीं मांगी, और संजय को यह कहकर भेजा कि पीछे मत देखना, बस चलते रहना। उस दिन संजय घर से बाहर गया था, और शारदा देवी पहली बार सच में अकेली रह गई थी। शहर में संजय की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। छोटे कमरे, लंबी पढ़ाई और लगातार दबाव। लेकिन हर मुश्किल में उसकी माँ की बातें उसके साथ रहती थी। वह गांव में रहकर हर दिन उसी झोंपड़ी में बैठती थी, बेटे के बारे में सोचती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो इंतजार करती थी उस दिन का जब बेटा कुछ बनकर लौटेगा और उनकी चुप मेहनत का मतलब समझ पाएगा। जब संजय के चैन की खबर गांव पहुंची तो लोगों ने खुशी जताई, मिठाई बांटी गई और नाम लिया गया। लेकिन शारदा देवी ने उस दिन भी कोई शोर नहीं किया। उन्होंने बस झोंपड़ी के कोने में बैठकर भगवान को धन्यवाद कहा और मन ही मन इतना सोचा कि अब बेटे का रास्ता खुल गया है। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उसी रास्ते पर चलते हुए बेटा उनसे कितना दूर चला जाएगा। यही वह समय था जब संजय जिंदगी की एक नई दिशा में बढ़ रहा था, और उसी के साथ बिना किसी शोर के माँ और बेटे के बीच दूरी भी धीरे धीरे जगह बनाने लगी थी। शुरुआत में संजय की व्यस्तता समझ में आती थी। ट्रेनिंग के दिन थे, नए नियम थे, नई जिम्मेदारियां थी। फ़ोन कभी कभी हो जाता था, बातें छोटी होती थी, लेकिन आवाज़ में अपनापन बना रहता था। शारदा देवी उसी में संतोष कर लेती थी। धीरे धीरे पोस्टिंग बदलती गई, शहर बदलते गए, और संजय का दायरा बड़ा होता चला गया। मीटिंग, फाइलें, ऑपरेशन और फैसले दिन रात फर्क मिटने लगा। फ़ोन करने का मन होता भी था तो समय नहीं मिलता, और जब समय मिलता तब यह सोच कर रुक जाता कि बाद में कर लेंगे। लेकिन वह बाद में अक्सर नहीं आता था। माँ शारदा देवी गांव में वही दिनचर्या जीती रही। फर्क बस इतना था कि अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था। काम करते करते थकान जल्दी हो जाती थी। फिर भी वह किसी से मदद नहीं मांगती थी। गांव में लोग उन्हें अब संजय सिंह की माँ के नाम से जानते थे। इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन घर पहले से ज़्यादा खाली लगने लगा था। लोग पूछते थे बेटा कब आएगा, और शारदा देवी हर बार यही कहती थी कि ड्यूटी बहुत रहती है, आ जाएगा। वह यह नहीं बताती थी कि महीनों से बात नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटे का काम देश का काम है। संजय कभी कभी पैसे भेज देता था, बैंक से संदेश आ जाता था, पोस्ट ऑफिस से खबर मिल जाती थी, और शारदा देवी उन पैसों को संभाल कर रख लेती थी। खर्च बहुत सोच समझ कर करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटा मेहनत से कमा रहा है। बेवजह खर्च करना ठीक नहीं। पैसे से ज़रूरतें तो पूरी हो जाती थी, लेकिन खालीपन पैसे का वैसा ही रहता था, जैसे ना बैंक भर पाता था ना संदेश। समय के साथ शारदा देवी की तबीयत कमज़ोर होने लगी, घुटनों का दर्द बढ़ गया, आंखों की रोशनी कम होने लगी। लेकिन उन्होंने कभी संजय को यह सब नहीं बताया। जब कभी फ़ोन पर बात होती भी थी तो वह बस यही पूछती थी कि खाना खा लिया या नहीं खाया, काम ठीक चल रहा है या नहीं। अपनी तकलीफ को वह हर बार शब्दों से बाहर ही रखती थी। संजय को यह लगता था कि माँ ठीक होगी, गांव में है, सादा जीवन है, ज़्यादा परेशानी क्या होगी। यह सोच उसे थोड़ी राहत देती थी, और वही सोच उसे और दूर ले जाती थी।
उसे यह एहसास नहीं था कि अकेलापन धीरे धीरे बीमारी बन जाता है और चुप्पी सबसे भारी बोझ होती है। गांव में समय चल रहा था। त्यौहार आते रहे और चले गए। शारदा देवी हर त्यौहार पर झोंपड़ी साफ करती थी, दीपक जलाती थी और मन ही मन यही सोचती थी कि शायद इस बार बेटा आए। लेकिन हर बार की तरह उम्मीद दरवाजे तक आकर लौट जाती थी और शारदा देवी उसे बिना शिकायत वापस भेज देती थी। संजय की जिंदगी आगे बढ़ती रही, नाम बढ़ता गया, जिम्मेदारियां और गहरी होती गई। लेकिन उसी के साथ वो झोंपड़ी, वो माँ और वो इंतजार सब धीरे धीरे उसके रोजमर्रा की सोच से बाहर होते चले गए। बिना किसी बुरे इरादे के, बस लापरवाही के साथ, और अपने यही लापरवाही चुपचाप बिना शोर किए आने वाले समय की सबसे बड़ी कीमत तैयार कर रही थी। शारदा देवी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह उठते ही शरीर भारी लगने लगता था। घुटनों का दर्द अब टालने से नहीं टलता था। आंखों से साफ दिखना मुश्किल होने लगा था। फिर भी वह रोज की तरह उठती थी, चूल्हा जलाती थी और दिन को किसी तरह आगे बढ़ाती थी, क्योंकि आदतें आसानी से नहीं बदलती।